नमस्कार साथियों आज का वीडियो एसएससी जीडी एग्जाम 2025 के सिलेबस को देखते हुए प्लस आज का जो आपका एग्जाम था उस एग्जाम के पैटर्न को देखते हुए आगे आने वाली जो शिफ्टें हैं उनके आधार पर उनके अकॉर्डिंग प्रश्नों को तैयार किया गया है। आज का वीडियो प्रीवियस ईयर्स में आए हुए प्रश्नों के आधार पर रिपीटेड क्वेश्चन के आधार पर तैयार किया गया है, इसलिए वीडियो छोड़ के मत जाइएगा, ये मत सोचिएगा कि प्रीवियस ईयर्स के प्रश्न हैं। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए साबित हो सकते हैं। वीडियो कंप्लीट देखिएगा और मेरे भाई एक लाइक जरूर से देख कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते हो लेकिन लाइक नहीं करते हो, कुछ भी कर दिया करो यार। लाइक कर दो, अनलाइक कर दो, डिसलाइक कर दो, ठीक है, कमेंट कर दो, कुछ भी कर दो लेकिन कर दिया करो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, पहला प्रश्न है कि पृथ्वी की सबसे निचली परत का क्या नाम है? मेंटल, क्रूड, क्रस्ट या लावा? ठीक है, इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। आपको पता ही होगा पृथ्वी की जो सबसे निचली परत होती है क्या कहते हैं? उसको क्रोड बोला जाता है, क्रोड। ठीक है, पृथ्वी की सबसे निचली परत क्या कहते हैं? क्रोड कहते हैं। इसको आपको ध्यान में रखना है। यह पृथ्वी का सबसे भीतरी हिस्सा होता है। यह एक ठोस गेंद के आकार का होता है। पृथ्वी की परतों की अगर बात की जाए तो भूपर्पटी, मेंटल, बाहरी कोर और आंतरिक कोर। ठीक है, क्रोड में ज्यादातर धातुएं होती हैं, खास करके लोहा और निकल। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि मेघालय के किस शहर में सबसे ज्यादा वर्षा होती है? मौसिनराम, चेरापूंजी, शिलांग या कोहिमा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है मौसिनराम। मौसिनराम में जो है क्या होती है? सबसे ज्यादा वर्षा होती है। चेरापूंजी में भी वर्षा होती है, असम में है, लेकिन मौसिनराम का स्थान सबसे पहले है। ठीक है, मौसिनराम ये मेघालय में है। ठीक है, यह पूर्वोत्तर भारत के खासी हिल्स जिले में स्थित है। ठीक है, मौसिनराम को पृथ्वी पर सबसे ज्यादा बारिश वाला स्थान माना जाता है। गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के मुताबिक वर्ष 1945 में मौसिनराम में 26,000 मिलीमीटर बारिश हुई थी। ठीक है भाई, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि महाराष्ट्र के उस मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिसने 2022 में इस्तीफा दे दिया। देखिए 2022 देख करके 2022 से संबंधित क्वेश्चन बहुत सारे आपको मिलेंगे जो है, लेकिन उससे कंफ्यूज मत होइएगा। 2022 को ही हम करंट अफेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे, निश्चित जानिए आप। ठीक है, कैसे अभी आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल हम 2022 की बात कर लेते हैं। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री का नाम बताएं जिसने 2022 में इस्तीफा दे दिया। उद्धव ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, एकनाथ शिंदे या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, उद्धव ठाकरे। जी हाँ, उद्धव ठाकरे 2022 में इन्होंने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था। वर्तमान समय की अगर बात की जाए, वर्तमान समय में महाराष्ट्र मुख्यमंत्री कौन है? तो देवेंद्र फडणवीस हैं। ठीक है, 10 साल में तीसरी बार इन्होंने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। ऐसा करने वाले ये भाजपा के पहले नेता हैं। इसके पहले मुख्यमंत्री कौन थे? एकनाथ शिंदे थे। ठीक है मेरे भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 साइंस का प्रश्न है, साइंस का क्वेश्चन है। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र बताएं। NH4Cl, NaOH, CuCO3 या NaCl? NH4Cl, जी हाँ, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आपने गेस किया है। NH4Cl इसका राइट आंसर है। अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NH4Cl। अच्छा, अमोनियम क्लोराइड के अगर उपयोग की बात करें तो इसका काफी ज्यादा उपयोग है उर्वरक के बनाने में, गोंद बनाने में, दवाइयां बनाने में, खाद्य योजक के रूप में, शीतलन स्नान के रूप में और अम्ल कारक के रूप में अमोनियम क्लोराइड का मतलब NH4Cl का जो है उपयोग होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया है, लेकिन क्वेश्चन आज भी ये उतना ही महत्वपूर्ण है। आपके ऑप्शन है सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, विश्वनाथ आनंद या सुशील कुमार। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, विश्वनाथ आनंद। ठीक है, विश्वनाथ आनंद का संबंध किस खेल से है ये आपको पता ही होगा। हाँ, बताने की जरूरत तो है नहीं, चलिए बता देता हूँ। शतरंज खिलाड़ी, जी हाँ, भारत के महान शतरंज के खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था। 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार शतरंज के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। अच्छा, ये जो पुरस्कार है ये भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है खेल के क्षेत्र में। ठीक है,
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? अक्सर क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। 1991-92 में हुई थी और पहला पुरस्कार भी विश्वनाथन आनंद को प्रदान किया गया था। ठीक है, यह पुरस्कार हर साल 29 अगस्त को दिया जाता है। 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। कर्णम मल्लेश्वरी जो है राजीव गांधी खेल रत्न पाने वाली पहली महिला थी। अभिनव बिंद्रा इस पुरस्कार को पाने वाले सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता थे। अभिनव बिंद्रा का संबंध किस खेल से है आपको पता ही होगा। ठीक है, अच्छा हाँ, अब हम बात कर रहे हैं, जैसे पहले आपको मैंने बताया कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदल दिया गया, तो क्या हो गया नया नाम इसका? मेजर ध्यानचंद। ठीक है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 से जो है इसका नाम बदल क्या कर दिया गया? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, अगला प्रश्न है कि पुरातत्व स्थल इनाम गांव किस राज्य में स्थित है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात या पंजाब? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। इनाम गांव महाराष्ट्र में स्थित है। यहाँ पर ताम्र पाषाण कालीन बस्ती मिली है। ताम्र पाषाण कालीन का युग जो था वो 3300 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के आसपास था। ठीक है, ये भीमा नदी घाटी में स्थित है इनाम गांव। अगला प्रश्न है कि अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1960, 61, 62 या 63? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, 1961। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी, 1961। ये आपको ध्यान में रखना है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई थी। ठीक है, और ये भारत का दूसरा सबसे बड़ा खेल सम्मान है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार की स्थापना महाभारत के नायक अर्जुन के नाम पर की गई थी। यह पुरस्कार युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा दिया जाता है। ठीक है, अर्जुन पुरस्कार पाने वाले खिलाड़ियों को अर्जुन की कांस्य प्रतिमा, प्रमाण पत्र और नगद पुरस्कार दिया जाता है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय फुटबॉलर पीके बनर्जी थे। 1962 में बैडमिंटन खिलाड़ी मीना शाह अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली महिला थी। 1961 में तीरंदाजी के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी कृष्णदास थे। 1961 में ही कुश्ती में अर्जुन पुरस्कार पाने वाले पहले खिलाड़ी उदय चंद्र थे। ठीक है, तो कुछ ये महत्वपूर्ण फैक्ट, कुछ की पॉइंट जो आपको हम बता रहे हैं, इन्हें आपको ध्यान में रखना है, नोट करते जाना है मेरे भाई, ये आपके बहुत काम आएंगे। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1980, 85, 90 या 1995? ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है 1985। जी हाँ, 28 दिसंबर 1985 1885 को बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की गई थी। इसमें टोटल 72 प्रतिनिधि शामिल हुए थे। इसकी स्थापना में एओ ह्यूम, जो कि एक सेवानिवृत्त ब्रिटिश अधिकारी थे, दादा भाई नौरोजी और दिनशा वाचा ने अहम भूमिका निभाई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है कि द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? पहली हरित क्रांति के बारे में कई वीडियो में आपसे डिटेल में हम बात कर चुके हैं। आज हम बात करेंगे द्वितीय हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। 1965-66 में, 1970-71 में, 1980-81 में या 1983-84 में? देखिए, भारत में हरित क्रांति के दो चरण रहे, एक आपको बता चुका हूँ। पहला चरण 1965-66 से 1980-81 तक। ठीक है, और दूसरा जो चरण था वो 1980-81 से लेकर के 2000 से लेकर 2001 तक ये दूसरा चरण चला है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो गया, क्या हो गया? 1980-81। ठीक है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? एम.एस. स्वामीनाथन को। हरित क्रांति के दौरान कृषि में आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया गया। हरित क्रांति के दौरान उच्च उपज देने वाले बीजों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, अक्सर पूछा जाता है प्रश्न कि हरित क्रांति के दौरान कैसे बीजों का इस्तेमाल किया गया? तो HYB, हाई यील्डिंग वैरायटी, मतलब उच्च उपज देने वाली बीजों का इस्तेमाल किया गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कब से कब तक था? 1951 से लेकर 1955 तक, 1951 से 1956 तक, 1952 से 1956 तक या 1951 से 1957 तक? इसका जो राइट आंसर है, बिल्कुल सही आपने गेस किया है, 1951 से 1956 तक प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल था। ठीक है, छोड़ के मत जाइएगा यहीं पे। आइए आज आपको जो है प्रथम पंचवर्षीय योजना के बारे में
ऐसे प्रश्नों के बारे में बताता हूँ जो कि एग्जाम में निश्चित तौर पे आते हैं, पूछे जाते हैं। पहले हम आपको योजनाओं का मतलब पंचवर्षीय योजनाएं जो थी, कौन सी योजना कब से कब तक चली, उसके बारे में बता देता हूँ। या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या तो इसको नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। पहली योजना की बात होगी 1951 से लेकर 1956 तक, दूसरी योजना 1956 से लेकर 1961 तक, तीसरी योजना 1961 से लेकर 1966 तक। ठीक है, उसकी तीसरी योजना के बाद योजना अवकाश का नंबर आता है 1966 से 1969 तक। चौथी योजना उसके बाद 1969 से 1974 तक चली। पांचवी योजना 1974 से 1978 तक। उसके बाद रोलिंग प्लान का नंबर आया है 1978 से लेकर 1980 तक। उसके बाद छठी योजना आई है 1980 से 1985 तक। सातवीं योजना 1985 से 1990 तक। वार्षिक योजना उसके बाद आई है 1990 से 1992 तक। उसके बाद आठवीं योजना 1992 से 1997 तक। नौवीं योजना 1997 से लेकर 2002 तक। 10वीं योजना 2002 से 2007 तक। और 11वीं योजना 2007 से लेकर 2012 तक। उसके बाद अंतिम पंचवर्षीय योजना 12वीं योजना है 2012 से लेकर 2017 तक। ठीक है मेरे भाई, आइए अब आपको जो है पंचवर्षीय योजना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से अवगत करा देता हूं। देखिए, जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। अक्सर क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस देश से हुई थी, तो सोवियत संघ आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, जोसेफ स्टालिन ने 1928 में सोवियत संघ में पहली पंचवर्षीय योजना को लागू किया था। ठीक है, भारत में पंचवर्षीय योजना की अगर बात करूं तो पहली पंचवर्षीय योजना के जो अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू थे और गुलजारीलाल उपाध्यक्ष थे। ठीक है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो आदर्श विभाग था वो कृषि का विकास था। इस अवधि के दौरान कई सिंचाई परियोजनाएं शुरू हुई, जिसमें भाखड़ा है, हीराकुंड है, दामोदर घाटी ये बांध है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाखड़ा नागल बांध परियोजना की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, हीराकुंड की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, दामोदर घाटी नदी परियोजना की शुरुआत किस योजना की शुरुआत हुई। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं मेरे भाई। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ से जो महत्वपूर्ण और बनता है आपको कि 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान या आईआईटी, ठीक है, 5 आईआईटी की स्थापना जो है किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई, तो ये भी ध्यान रखना है, पहली पंचवर्षीय योजना के दौरान। मतलब 1956 के अंत में जो है 5 भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना भारत में हुई। ठीक है, यूजीसी की स्थापना भी इसी योजना के दौरान हुआ। ठीक है, अच्छा, ये अक्सर ये भी आपसे पूछा जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित थी, तो हैरो डोमर मॉडल पर आधारित थी। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य आपको मैंने बताया, महत्वपूर्ण की पॉइंट को आपको बताया, जिनसे क्वेश्चन निश्चित तौर पे बनते हैं, 100% बनते हैं और आना ही आना है। ठीक है मेरे भाई, या तो इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, या तो इनको राइट डाउन कर लीजिए, नोट कर लीजिए। चलिए आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की। डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आपके ऑप्शन है समीर बी कामत, डॉक्टर जी सतीश रेड्डी, डॉक्टर बी नारायणन या यस सोमनाथ। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, समीर बी कामत। ऑप्शन नंबर ए, समीर बी कामत। डीआरडीओ का नया अध्यक्ष किसे बनाया गया है? समीर बी कामत। ठीक है, चलिए, प्रतिष्ठित वैज्ञानिक डॉक्टर समीर बी कामत को रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। ठीक है मेरे भाई, चले अगले प्रश्न पे चले। क्वेश्चन नंबर 12, वर्षा जल संचयन संरचना को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या असम? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु। जी हाँ, तमिलनाडु जो है वर्षा जल संचयन को अनिवार्य करने वाला देश का पहला राज्य है। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने कि वर्षा छत पर वर्षा जल संचयन को अनिवार्य किया। यह योजना 2001 में शुरू की गई थी। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13 कि अंतरराष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या था? ठीक है, आपसे देखिए 2020 या 2022 के जो क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूं, इन पे आपको ध्यान देना ही देना है, और इन्हीं प्रश्नों के आधार पे आपको करंट अफेयर्स भी हम कराएंगे, तो वो भी आपको ध्यान में देना है। ठीक मेरे भाई, ये मत परेशान होइए, इतना पिछला क्वेश्चन करा रहा हूं तो क्या नहीं, पिछला क्वेश्चन है, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2020 का थीम क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम, योगा फॉर सोसाइटी, योगा फॉर लाइफ एट होम, योगा एट
होम क्या था? योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। जी हाँ, कोरोना काल था उसमें ना, इसीलिए ये स्लोगन दिया गया था, योगा फॉर हेल्थ, योगा एट होम। ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस कब मनाया जाता है? हर साल 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है। क्यों मनाया जाता है? यह दिन उत्तरी गोलार्ध में वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है। ऐसे ही योग करके हम अपने जीवन को लंबा कर सकते हैं। ठीक है। अब करंट अफेयर्स की अगर बात करें, 2024 में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया, जिसका विषय क्या था? स्वयं और समाज के लिए योग। अगला प्रश्न है, SC/ST आरक्षण कितने वर्ष के लिए बढ़ाया गया? ठीक है, 5 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए, 15 वर्ष के लिए या 20 वर्ष के लिए? ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो बी है इसका राइट आंसर है 10 वर्षों के लिए। ठीक है, 10 वर्षों के लिए। ठीक है। मतलब 2030 तक जो है SC/ST आरक्षण को बढ़ा दिया गया है। ये किस संशोधन के जरिए बढ़ाया गया? 104वें संविधान संशोधन के जरिए इसको बढ़ाया गया है। ठीक है। इतिहास की अगर बात करें तो 1950 में डॉक्टर BR अम्बेडकर के नेतृत्व में संविधान सभा ने आरक्षण अवधि 10 साल के लिए तय की थी। ठीक है। उसके बाद इसे बार बार 10 सालों के लिए बढ़ाया जा रहा है। तो 2019 में 104वां संविधान संशोधन करके आरक्षण को 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री कौन है? इसका इतना आसान क्वेश्चन तो नहीं मिल सकता आपको। हाँ, पुष्कर सिंह धामी, मनोहर लाल पर्रिकर, भूपेंद्र हुड्डा या भूपेंद्र पटेल? इसका राइट आंसर क्या है? पुष्कर सिंह धामी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। यूसीसी लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? वो उत्तराखंड ही है ना मेरे भाई। पिछले वीडियो में आपको मैंने सारा डिटेल बताया था। अगला प्रश्न है कि 2022 में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर किसे नियुक्त किया गया? 2022 देख करके घबराइएगा नहीं, इसी को अभी हम करंट अफेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। आपके ऑप्शन है संजय अरोड़ा, विजय कुमार, पुनीत कुमार या कोई नहीं। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, संजय अरोड़ा। जी हाँ, 2022 में दिल्ली का पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया? संजय अरोड़ा को बनाया गया। वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है विजय कुमार, दिल्ली पुलिस के नए स्पेशल कमिश्नर विजय कुमार। अगला प्रश्न है कि नवंबर 2022 में सी डॉट परिसर दिल्ली में उद्यमता प्रकोष्ठ और नवाचार केंद्र का उद्घाटन किसने किया था? ऑप्शन की बात करूं, आंसर की बात करूं, तो आप सबसे पहले आप हमें बताइए कि सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। कमेंट करके बताइए, तब तक आपको हम आंसर बताते हैं। आपके ऑप्शन है श्री अश्विनी वैष्णव, अनुराग ठाकुर, अमित शाह या श्री नरेंद्र मोदी। इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, श्री अश्विनी वैष्णव। ठीक है। आइए अब डिटेल में हम बात कर लेते हैं। ठीक है। ये तो आपको हमने बता ही दिया जो है, श्री अश्विनी वैष्णव ने दिल्ली के सी डॉट कैंपस में उद्यमता प्रकोष्ठ एवं नवोन्मेष केंद्र का उद्घाटन किया था। अब बात आती है कि सी डॉट का फुल फॉर्म क्या होता है। सी डॉट का फुल फॉर्म होता है सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सी डॉट कहा जाता है। ठीक है मेरे भाई। आइए क्वेश्चन नंबर 18, कथक के क्षेत्र में सुमित्रा चरित्र पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? ठीक है, किसे प्रदान किया गया था? हेमा मालिनी, उस्ताद अमजद अली खां, उमा शर्मा, शोभा दीपक सिंह। 2022 देख के घबराइएगा नहीं, 2022 के प्रश्न को छोड़ के जाइएगा नहीं। ठीक है। अभी इस प्रश्न को हम करंट अफेयर्स में कन्वर्ट कर देंगे। जी हाँ, कथक के क्षेत्र में सुमित्रा चरित्र पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया था? ऑप्शन नंबर सी। जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी, उमा शर्मा इसका राइट आंसर है। ठीक है मेरे भाई। ठीक। पद्मश्री श्री शोभा दीपक सिंह को सुमित्रा चरित्र पुरस्कार, सुमित्रा चरित्र लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। तो आपसे 2023 का अगर पूछा जाए तो शोभा दीपक सिंह 2010 में सुमित्रा चरित्र पुरस्कार स्थापित किया गया था। ठीक है। लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? टोक्यो जापान, बकिंगम इंग्लैंड, पेरिस फ्रांस या दिल्ली भारत? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, बकिंगम इंग्लैंड। राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन कहां पर हुआ? बकिंगम इंग्लैंड में हुआ। ठीक है। कब से कब तक हुआ? 28 जुलाई से 8 अगस्त तक हुआ। अच्छा, राष्ट्रमंडल खेल कितने सालों के अंतराल पर होता है? 4 सालों के अंतराल पर होता है।
अगला राष्ट्रमंडल खेल कब होगा? 2022 में, 2026 में अब होगा। तो 2026 में कहाँ होगा? 2026 में ये ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया राज्य में होगा। वहां के 5 शहरों में आयोजित किया जाएगा और ये राष्ट्रमंडल खेलों का 23वां सीजन होगा। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? इससे आसान क्वेश्चन तो आपको कुछ नहीं मिल सकता। श्री शिवराज सिंह चौहान, श्री राजनाथ सिंह, अमित शाह या अजीत डोभाल? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, श्री राजनाथ सिंह। ठीक है मेरे भाई। अगला प्रश्न है कि अप्रैल 2022 में दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया था? नरेश कुमार, धर्मेंद्र, मोहन राकेश या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, नरेश कुमार। नरेश कुमार। अप्रैल 2022 में दिल्ली का मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया? नरेश कुमार को नियुक्त किया गया। वर्तमान की अगर बात करें तो वर्तमान में दिल्ली के मुख्य सचिव कौन है? वो है आईएएस अधिकारी धर्मेंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस कहाँ आयोजित किया गया था? शिलांग मेघालय, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, बड़ोदरा गुजरात, भोपाल उत्तर मध्य प्रदेश? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, शिलांग मध्य प्रदेश। 83वां राष्ट्रीय टेबल टेनिस कहाँ आयोजित किया गया था? शिलांग मध्य प्रदेश में आयोजित किया गया था। कब से कब तक हुआ था? 19 अप्रैल, ठीक है, 2022 को। ठीक है। साई इंडोर स्टेडियम NUNU शिलांग में ये शुरू हुआ था। ठीक है, समझ में आई बात। 83वीं सीनियर नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 19 अप्रैल 2022 को साई इंडोर स्टेडियम मेघालय शिलांग में ये आयोजित हुआ था। ठीक मेरे भाई। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। 2022 में गृह सचिव किसे नियुक्त किया गया? होम सेक्रेटरी गोविंद मोहन, अजय कुमार भल्ला, राजू गौबा या कोई नहीं? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, अजय कुमार भल्ला। अजय कुमार भल्ला को 2022 में होम सेक्रेटरी नियुक्त किया गया। अच्छा, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है वरिष्ठ आईएएस अधिकारी गोविंद मोहन। इनको नया केंद्रीय गृह सचिव नियुक्त किया गया है। आपको दोनों चीजें, ठीक है, स्टैटिक जीके और करंट अफेयर दोनों कराते चल रहे हैं। दोनों ही आपको ध्यान में रखना है। ठीक है। 2022 में महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? उद्धव ठाकरे, एकनाथ शिंदे, देवेंद्र फडणवीस या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, एकनाथ शिंदे। एकनाथ शिंदे। अच्छा, वर्तमान में कौन है? वर्तमान में है देवेंद्र फडणवीस, जो 10 साल में तीसरी बार मुख्यमंत्री की पद की शपथ ली है और ऐसा करने वाले भाजपा के पहले नेता हैं। ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न है कि टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू को कौन सा पदक प्राप्त हुआ? स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक या कोई नहीं? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक। रजत पदक। टोक्यो ओलंपिक 2020 में मीराबाई चानू कौन सा पदक प्राप्त हुआ? रजत पदक प्राप्त हुआ। 49 किलोग्राम भार वर्ग में। ठीक है। वह ओलंपिक पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय भारोत्तोलक बनी है। ठीक है। अगला प्रश्न है कि सेबी की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? माधवीपुरी बुच, पीटी उषा, निर्मला सीतारमण या किरण मजूमदार शाह? इसका जो राइट आंसर है वो है माधवीपुरी बुच। ये तो आंसर आपको निश्चित तौर पे आता होगा। ठीक है मेरे भाई। माधवीपुरी बुच भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, मतलब इसको आप शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? सेबी बोलते हैं, कि पहली महिला अध्यक्ष हैं। उन्होंने 1 मार्च 2022 को सेबी का पदभार संभाला था। माधवीपुरी बुच सेबी की चेयरपर्सन बनने वाली पहली महिला, प्राइवेट सेक्टर से आने वाली पहली व्यक्ति और सबसे कम उम्र की प्रमुख हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा टेक समिट 2022 का उद्घाटन कहाँ किया गया था? लखनऊ, भोपाल, बड़ोदरा या बेंगलुरु? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, बेंगलुरु। ठीक है। अगला प्रश्न है कि 2022 का बजट किसके द्वारा पेश किया गया? इससे आसान क्वेश्चन तो कुछ नहीं मिल सकता। निर्मला सीतारमण। जी हाँ, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लगातार 8 बजट पेश करने का गौरव प्राप्त है। अच्छा, यहाँ बजट की अगर बात हो रही तो एक चीज और बता दूं आपको, जो है कि इस वर्ष जो बजट पेश हुआ है उस बजट में जो है कितनी आय को कर मुक्त कर दिया गया है नए रिजीम के अंतर्गत।
12.75 लाख। ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है मेरे भाई। ठीक है, अगला प्रश्न है कि 2011 तक भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 7 बार, 10 बार, 15 बार या 20 बार? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 15 बार। 2011 तक भारत में अब तक कितनी बार जनगणना हो चुकी है? 15 बार हो चुकी है। ठीक है, आइए थोड़ा जनगणना के बारे में आपको डिटेल में, ठीक है, बता देता हूँ। ठीक है, देखिए 2011 की जो जनगणना थी, ये भारत की 15वीं जनगणना थी। आजादी के बाद कौन सी थी? 7वीं थी। भारत में जनगणना हर 10 साल में होती है। भारत में जनगणना का आयोजन भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयोग करते हैं। भारत में पहली जनगणना साल 1872 में हुई थी। भारत की पहली पूरी जनगणना साल 1881 में हुई थी। साल 2021 की जनगणना को कोविड-19 महामारी के कारण स्थगित कर दिया गया था। 2021 में जनगणना होना था, लेकिन कोविड के कारण नहीं हो पाया। 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी 1.21 बिलियन थी। ठीक है, अगला प्रश्न भी जनगणना पर आधारित है। 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? ठीक है, अब तो आप आंसर इसका आराम से गेस कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है, 7वां। ठीक है, 2011 की जनगणना स्वतंत्र भारत की कौन सी जनगणना थी? 7वीं जनगणना थी। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है मेरे भाई। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और ये पूछे जाते हैं। ठीक है, अक्सर 15वीं या 7वीं के चक्कर में आप कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, तो साल 2011 की जनगणना आजादी के बाद भारत की 7वीं जनगणना थी। यह 1872 के बाद से भारत की 15वीं जनगणना थी। साल 2011 की जनगणना को 2 चरणों में आयोजित किया गया था। साल 2011 की जनगणना का नारा था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इस जनगणना के लिए श्री सी चंद्रमौली जनगणना आयुक्त थे। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत की आबादी कितनी थी? 1210.19 मिलियन थी। इस जनगणना में पुरुषों की संख्या 623.7 मिलियन, महिलाओं की संख्या 586.46 मिलियन थी। साल 2011 की जनगणना में लिंगानुपात 943 महिलाएं प्रति 1000 पुरुषों पर था और साल 2011 की जनगणना में भारत का साक्षरता दर 74.04% था। केरल का साक्षरता दर सबसे ज्यादा था, बिहार का साक्षरता दर सबसे कम था। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात सबसे कम था। ठीक है मेरे भाई, और केरल का लिंगानुपात सबसे ज्यादा था। जितना संभव हो सकता है उतना सारे फैक्ट आपको बता दे रहा हूँ, जितने की पॉइंट, जितने फैक्ट आपको बता रहा हूँ, ये सारे के सारे फैक्ट, सारे के सारे की पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है मेरे भाई, चलिए आज इन्हीं प्रश्नों के साथ वीडियो का एंड करते हैं। ठीक है, वीडियो अगर अच्छा लगा हो, क्वेश्चन आपको लेवल के लगे हों, तो प्लीज जाते जाते एक लाइक जरूर से कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल पर अगर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिएगा मेरे भाई। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसे ही कंटेंट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।